हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे मेद धातु। ये मास धातु के बाद आती है, उसकी उत्तरोत्तर धातु है। देखते हैं इसकी निष्पत्ति किससे हुई। तो निष्पत्ति मिद धातु से हुई है। मिद धातु में अस प्रत्यय होने से। क्या लगा? मिद धातु में अस प्रत्यय होने से। अब त्रिमिदा को ही मिद बोला गया है। इस धातु का अर्थ क्या है? स्नेह अर्थात चिकना, और अस का अर्थ होता है युक्त। तो क्या होगा? मेद धातु दैट मीन्स मिद प्लस अस दैट इज स्नेह युक्त धातु मेद धातु बोली जाती है। फिर आते हैं मेद शब्द की आपकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो अमरकोशकार जी ने मेदयति स्नेहयति इति मेदः स्नेहार्थक त्रिमिदा स्नेहन धातु से मेद शब्द को निष्पन्न हुआ माना है। किसे? मेदयति स्नेहयति इति मेदा, या फिर आप लिख सकते हैं त्रिमिदा स्नेहन धातु से मेद शब्द का निष्पन्न हुआ है। साथ में अब मेद धातु को हम अगर मॉडर्न की उसमें देखें तो क्या है, किससे रिलेट कर सकते हैं? वो है हमारा ओमेंटम से एंड डिफेशिया से। हमने एडिपोज टिश्यू भी पढ़ा था, जो हमने धातु की वीडियो करी थी, तो वहाँ पे हमने एडिपोज टिश्यू देखा था, उसी को मेद भी बोलते हैं। और यहाँ पे हमने ओमेंटम एंड डिफेशिया वही चीज़ बोली गई है। देन मेद जो है वो सब प्राणियों के उदर में तथा छोटी अस्थियों में रहता है। जो आपकी स्मॉल बोन्स होती हैं या आपका एब्डोमेन रीजन है, वहाँ पे आपका मेद धातु रहता है। और बड़ी अस्थियों में तो मज्जा होती है। विशेषकर बड़ी अस्थियों का आश्रय लेकर मज्जा रहती है, और इतर अर्थात छोटी अस्थियों में सरक्त मेद रहता है। जो छोटी आपकी जो स्मॉल बोन्स होगी वहाँ पे आपका मेद रहेगा विद ब्लड। एंड जो शुद्ध मांस का जी स्नेह होता है उसे वसा नाम से जाना जाता है। जो शुद्ध मांस का जो स्नेह होगा उसे हम क्या बोलेंगे? वसा नाम से जानेंगे। और इसलिए वसा से ही फैट कंटेंट ऑफ फ्लैश जानना चाहिए, फैट कंटेंट और फ्लैश जानना चाहिए। अब वस्तुतः जो मेद और वसा है वो रासायनिक दृष्टिकोण से हम अगर देखें तो वो फैट के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है, देखो अभी तक हमने क्या देखा कि दो चीज़ें इंपॉर्टेंट आई। एक तो इसकी निष्पत्ति कहाँ से हुई है? मृत धातु में अस प्रत्यय लगने से। देन मेद शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है हमारी? मेदयति स्नेहयति इति मेदः, और स्नेहा स्नेहार्थक त्रिमिदा स्नेहन धातु से। ओके, और वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि आपको इसी से पूछा जाएगा आयुर्वेदिक पोर्शन का। अब मेदो धातु की उत्पत्ति क्या है? मासान मेदः प्रजायते, ये सुश्री सूत्र स्थान का 14वें अध्याय का 10वां श्लोक है। क्या मतलब है इसका? कि मांस धातु की उत्पत्ति के समय ही मेद निर्माण अंश की उत्पत्ति सूक्ष्म प्रसाद भाग से होती है। देखो हमने देखा था कि हर एक धातु में आपको 3 पार्ट देखने को मिलते। पहले तो 2 दिख रहे थे, क्या? प्रसाद भाग और किट भाग। प्रसाद को ही सूक्ष्म और स्थूल भाग 2 में कन्वर्ट किया गया था। अब जो सूक्ष्म था वो क्या करता था? वो जो आगे आने वाली धातु है वो उसको प्रोडक्शन करता था और साथ में उपधातु देता था। लेकिन जो आपका ये है स्थूल भाग है, वो मेद धातु मतलब जो आपकी धातु है उस टाइम पे उसी का धातु का क्या करेगा? पोषण करेगा और उसको बनाएगा। ठीक है, अब यही बात इन्होंने बोली कि मांस धातु की उत्पत्ति के समय ही मेद निर्माणक अंश की उत्पत्ति सूक्ष्म प्रसाद भाग से होती है, और इस अंश पर जब मेदो अग्नि की क्रिया संपन्न होती है तब उसके स्थूल प्रसाद अंश से मेदो धातु की उत्पत्ति होती है। और मेदो धातु को आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में एडिपोज टिश्यू कहा जा सकता है। ठीक है, अब आता है मेद का प्रमाण क्या है। तो दो मेदसः, इसका क्या अर्थ है कि अष्टांग हृदयकार और जो आपके चरक जी थे उन्होंने शरीर में मेदो धातु की जो मात्रा है वो 2 अंजलि बताया है। ठीक है, हमने जब रक्त का पढ़ा था तो रक्त की कितनी थी? 9 थी। देन आपका रस आया था उसकी 8 थी। अब आती मेद, मेद की क्या है? 2 अंजलि। अगर 2 अंजलि प्रमाण से ज़्यादा मेद हुआ दैट मीन्स मेद वृद्धि होगी, उसके लक्षण दिखाई देंगे। लेकिन अगर 2 अंजलि प्रमाण से कम होता है तो आपको क्षय के लक्षण दिखाई देते हैं। ठीक है, अब देखते हैं मेदो व स्रोतस क्या है। अब मैंने दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू देखा लिखा है, सुश्रुत जी का भी चरक जी का भी। मेदो वही द्वितीयोर्मूलम कटिवृक्कौ च मेदो वहानाम स्रोतसाम वृक्को मूलम वपावहनम च। देखो सुश्रुत जी ने क्या कहा कि मेदो व स्रोतस युगम बताया गया है उन्होंने, तथा इसके मूल के रूप में कटि एवं वृक्क का उल्लेख किया गया। किसका किया गया है? कटि एवं वृक्क का। जबकि हमारे चरक जी थे उन्होंने क्या किया? उन्होंने मेदो व स्रोतस को एक मानते हुए उसका मूल क्या बताया? वृक्क तथा वपावहन। देखो वृक्क जो होता है वो आपका किडनी को बोला गया है यहाँ पे। ठीक है, किडनी के ऊपर आपने देखा है कि उसके ऊपर फैट कंटेंट जम जाता है, लेकिन उसके आसपास, लेकिन उस पे नहीं होता। ये वाली बात नहीं बोल सकते हम, इसलिए यहाँ पे हमने वृक्क लिया। देन आपका कटी प्रदेश आया और वपावहन, वपावहन जो है वो आपका ओमेंटम लिया गया है। ठीक है, और कटी प्रदेश जो होता है उसको हम नितंब प्रदेश भी बोलते हैं। ठीक है,
अब आधुनिक रचना शरीर की दृष्टि से देखें तो ये कैपिलरीज ऑफ पेरिनेफ्रिक टिश्यू या ओमेंटम समझा जा सकता है कि यहाँ पे जहाँ कहाँ कहाँ पे आपका एडिपोज टिश्यू सबसे ज़्यादा तो हमारा एब्डोमेन में ही होता है, ठीक है, वहीं पे हमारा मेद बढ़ता है। वही उन्होंने बात बोली है यहाँ पे कि हम इसको अगर मॉडर्न से देखें तो हम कैपिलरीज ले सकते हैं पेरिनेफ्रिक टिश्यू की एंड ओमेंटम की। ओके, देन मेदु धातु के कार्य क्या होते हैं? मेदः स्नेह स्वेदो दृढ़त्वम पुष्टिम अस्थनाम च, ये सुश्रुत सूत्र स्थान का 15वें का 7वां श्लोक है, 15वें अध्याय का। ये क्या करता है? मेदः, मेद धातु शरीर में स्नेह करता है, स्वेदौ स्वेद उत्पन्न करता है, दृढ़त्वम दृढ़ता को उत्पन्न करता है, पुष्टिम अस्थनाम च मतलब जो इसकी उत्तर धातु है अस्थि, उसके निर्माण की भूमिका भी प्रस्तुत करती है, मतलब उसकी पुष्टता करता है। और इसका अगर क्षीण हो जाएगा तो अस्थि भी कम ही बनेगी, उसकी भी पुष्टता अच्छे से हो नहीं पाएगी, उसको न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं मेदो धातु का 5 भौतिक संगठन क्या है? मेदो जल पृथ्वी व्यात्मकम, ये चक्रपाणि जी ने कहा है। इसका क्या मतलब है कि मेद में जल और पृथ्वी की दोनों की बहुलता बताई गई है। ऐसे ही डलहन जी ने बोला मेदस्या अम्बु भुवोहा, इसका मतलब है यहाँ पे इन्होंने भी अम्बु पहले वर्ड यूज किया, दैट इज जल, एंड देन भू, यहाँ पे वो पृथ्वी के लिए यूज किया गया है। तो दोनों के दोनों ने ही जल एवं पृथ्वी महाभूत की प्रधानता दर्शाई है और दोनों आचार्यों ने जल का उल्लेख पृथ्वी महाभूत से पूर्व किया है। इस कारण सभी स्नेह भौतिक रचना की दृष्टि से आप्य वर्गीय होते हैं। देखो अगर हम मज्जा देखें तो सारे किस में आ रहे हैं? ये स्नेह में आते हैं। ठीक है, स्नेह का मतलब वही जो आपका, जैसे हम ले सकते हैं कोई भी ऐसा कंटेंट लाइक फैट कंटेंट हुआ या आपका घी हम लेते हैं या तेल लेते हैं, सब स्नेह में आते हैं। ठीक है, ये चीज़ें तो ये भी किस में आते हैं? ये भी स्नेह में आते हैं और ये सारे आप्य वर्गीय होते हैं। आप्य मतलब जल वर्ग के होते हैं, फ्लूइड होते हैं। देन मेद धातु क्षय के लक्षण क्या होंगे? मेदः क्षय प्लीहा अभिवृद्धि संधि शून्यता रोक्षम मेदुर्मासम प्रार्थना च, इसका मतलब क्या है? सुश्रुत सूत्र स्थान 15वें अध्याय का 13वां श्लोक है। ये भी इन्होंने बोला कि मेद क्षय की स्थिति में, ये ना सुश्रुत के सूत्र स्थान का है, ठीक है, आप इसको याद कर लेना। क्या बोला? मेदः क्षय, क्षय होने पर प्लीहा की अभिवृद्धि, प्लीहा भी मतलब प्लीहा यहाँ पे हमने स्प्लीन से लिया है। स्प्लीन क्या होता है कि अभिवृद्धि क्या बोले कि उसका एनलार्जमेंट हो जाता है, मेनली क्या होता है कि वो अपनी पोजीशन से हट जाता है। ठीक है, ये वाली बात है। देन संधि शून्यता, संधियों में शून्यता आ जाती है। रोक्षम, शरीर में रुक्षता पैदा हो जाती है। मेदुर्मासम प्रार्थना च, इसका मतलब अधिक स्निग्ध या फिर मेदस्वी प्राणियों के जिनमें मेद मतलब जिनके अंदर मांस खा वो होता है ना, ज़्यादा फैट कंटेंट या फिर ऐसा मांस कंटेंट होता है, वो वाले खाने की हमें इच्छा होती है। ये वाली बात बोली है। अब मेद वृद्धि के लक्षण क्या होंगे? मेदः स्निग्ध अंगताम उदर पार्श्व वृद्धिम काश्वाशादीन दुर्गंध्यम च, इसका अर्थ क्या है कि देखो फर्स्ट इन्होंने ये भी सुश्रुत सूत्र स्थान 15वें अध्याय का 19वां श्लोक है। इसमें क्या बोला है? स्निग्धता, स्निग्ध अंगता मतलब अंगों में स्निग्धता आ जाएगी, आपकी जो अंग होंगे वो काफ़ी ऑयली स्निग्ध हो जाएंगे। देन उदर पार्श्व वृद्धि मतलब उदर में और पार्श्व में वृद्धि हो जाती है आपकी। का श्वास आदि, कास और श्वास हो जाता है आपको, और शरीर में दुर्गंधता आती। क्यों? जितने भी ज़्यादा मेद, जिनके अंदर मेद ज़्यादा होता है ना, उनके अंदर पसीना भी उतना ज़्यादा आता है, स्वेट प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होगा और वहाँ पे बहुत ज़्यादा उन्हें फिर स्मेल भी आएगी। और जब मेद की वृद्धि होती है तो देखना आपको कफ के, जो कफ वृद्धि के लक्षण है या जो कफ के विकार होते हैं वो यहाँ आपको मिलेंगे। ठीक है, अब मेदसार पुरुष के लक्षण क्या है? स्निग्ध मूत्र स्वेद स्वरम, ठीक है, बृहद शरीर, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गई है, बृहद शरीर, यहाँ वह की जगह ब्रह आएगा, बृहद शरीर आयाम, बृहद शरीरम आयास असहिष्णुम मेधसा, इसका क्या मतलब है कि स्निग्ध मूत्र स्वेद स्वर मतलब मूत्र स्वेद और स्वर का स्निग्ध हो जाना, बृहद शरीर है मतलब बड़े शरीर वाले हो जाते हैं। देन ये आयास बोला गया ना, यहाँ पे आयास असहिष्णुम मतलब है परिश्रम को सहन करने की समर्थता नहीं होती है इन लोगों में, ये ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं कर पाते हैं। अगर इनको कोई ऐसा काम दे दे, भाई आपको ये काम करना है, यहाँ से उठा के इसको चीज़ को यहाँ लेके जाना है,
तो इनसे वो काम नहीं होते हैं जहाँ पे भी ज़्यादा परिश्रम का मतलब ज़्यादा आपको हार्डवर्क का या फिर उसका काम हो जाए तो। ठीक है, ये वाली बात बोली गई है मेषार पुरुष के लक्षण में, और ये सुश्रुत सूत्र स्थान का 35वें अध्याय का 18वां श्लोक है। ठीक है, इसकी मैं आपको पीडीएफ जो है अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूँगी, आप वहाँ से कर लीजिएगा। कोई क्वेश्चन हो, कुछ भी आपको डाउट हो तो मैं आपको वहाँ पे कमेंट सेक्शन में बता दूँगी, आप मुझे कमेंट कर देना, और कुछ भी गलती है वो मैं इसको ठीक करके मैं इसका वो डाल दूँगी पीडीएफ। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक माई चैनल एंड सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू।